हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, टॉपिक था हमारा थर्मोडायनेमिक्स, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी शीतलक या रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड है और कमरे का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आदर्श अवस्था में प्रति जूल विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर कमरे को स्थानांतरित ऊष्मा का मान क्या होगा। नीट फेज सेकंड 2016 का एक क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम, यहाँ हम जानते हैं कि प्रशीतक के लिए, प्रशीतक यानी कि फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, जिसकी अपन को अभी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q1/W इज इक्वल टू Q1/Q1 - Q2। इसी को मैं लिख सकता हूँ T1/T1 - T2। तो यहाँ Q1 क्या हो जाएगा, कमरे की स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा, W हो जाएगा शहीद विद्युत ऊर्जा, और T1 हो जाएगा कमरे का ताप, जो कि होगा T1 + 273 केल्विन। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, सिंक का ताप बराबर T2 + 273 केल्विन। तो आदर्श अवस्था में शहीद विद्युत ऊर्जा कितनी होती है अपने, W बराबर 1 जूल होती है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो Q1 बराबर क्या आएगा, T1 + 273 T1 - T2। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है, किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। इस गैस को पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाए तब। नीट फीस फेज सेकंड 2016 का ये क्वेश्चन है। चार कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है वो आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये गैस थी आपकी, ठीक। अब इसको गैस को क्या करा, पहले तो अपन ने समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया। जैसे मान लो पहले उसका आयतन कितना था V, फिर उसके बाद कितना हो गया V/2। तो ये पहले तो किस केस में किया, समतापीय वाले केस में, ताप को समान रखते हुए। उसके बाद इसी गैस को पृथक रूप से अलग से दूसरे पिस्टन में डाल के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, एक बार तो समतापीय प्रक्रम के तहत किया जा रहा है, एक बार रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत उसको संपीड़ित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ABCD में से, ये अपन को यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, अब पहली तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए सॉल्यूशन में, क्योंकि समतापीय वक्र रुद्धोष्म वक्र की अपेक्षा कम क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दाब और आयतन के बीच में आपके जो अवस्था का समीकरण होता है उसके हिसाब से ये दो अवस्था वक्र बनाए। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला वक्र है, ये जो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो वक्र है ये कैसा वक्र है, रुद्धोष्म वक्र। और नीचे वाला जो वक्र है वो कैसा है, समतापीय वक्र है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से एक चीज़ तो दिख रही होगी कि रुद्धोष्म वक्र का एरिया अगर मैं देखूंगा तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का रहेगा पूरा। ये वाला जो मैं ग्रीन वाले से शेडेड कर रहा हूँ, वो आपका क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम का किया गया कार्य। और आपका प्रोसेस कहाँ से कहाँ गया, V से V/2 गए, तो यहाँ से इस ओर गए हम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे मैं बताऊँ आपको, ये ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन वाला थोड़ा येलो ले लेते हैं। तो मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि समतापीय वक्र के क्षेत्रफल कौन सा है। तो समतापीय वक्र का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये जो मैं येलो लाइन से कर रहा हूँ ना आपका छायांकित, ये वाला क्या होगा आपका समतापीय वक्र से वक्र का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और ये होगी आपकी समतापीय वक्र की लाइन, अवस्था समीकरण से प्राप्त वक्र। ठीक है, तो ये समतापीय वक्र का प्रक्रम भी V से V/2 की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ये। ठीक है, और रुद्धोष्म का भी ऐसे ही जा रहा था। तो यहाँ पे एरिया के बेस पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, रुद्धोष्म वक्र का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, और चूंकि आप जानते हो कि W कार्य बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन P.dV, यानी कि P और V यानी कि दाब और आयतन, दाब व आयतन, दाब व आयतन के मध्य बनने वाले वक्र का क्षेत्रफल किसको निरूपित करता है, किए गए कार्य को। ठीक है, तो कार्य में संबंध के बारे में इसने चारों कथन दिए। ठीक है, तो चूंकि समतापीय वक्र रुद्धोष्म वक्र की अपेक्षा कम क्षेत्रफल घेरता है, इसलिए पीवी वक्र के क्षेत्र के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम का परिमाण समतापीय वक्र से क्या होगा, आपका अधिक होगा। अतः गैस को समतापीय प्रक्रम की तुलना में रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। यानी कि कार्य किसमें ज़्यादा करना होगा, जिसमें एरिया ज़्यादा है, और एरिया किसमें ज़्यादा है, रुद्धोष्म में। ठीक है, तो W रुद्धोष्म
बड़ा होगा W समतापीय से। यहाँ पे मैंने लिखा है रुद्धोष्ण प्रक्रम का परिमाण समतापीय वक्र से अधिक होगा, अतः गैस को समतापीय प्रक्रम की तुलना में रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। गैस को रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। सही है ये, ठीक है। गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्ण प्रक्रिया में ही समान कार्य की, समान नहीं, गलत है। चाहे समतापीय हो, ये कोई सा भी हो, उसमें परमाणुकता पर निर्भर करेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, ये बोल रहा है कि समतापीय का ज़्यादा होगा, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। कोई रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या करता है? कार्य करता है। प्रशीतन किए जाने वाले स्थान पर ताप नियत रखने के लिए 600 कैलोरी ऊष्मा को प्रति सेकंड बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए, यानी कितनी शक्ति की आपको आवश्यकता होगी। तो 1 कैलोरी बराबर दे रखा है इसने 4.2 जूल, और नीट फेस फर्स्ट 2016 का ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्रोत का तापमान दिया हुआ है T बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 303 केल्विन। सिंक का ताप दिया है T2 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 + 273, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 277 केल्विन। हम जानते हैं कि Q1/Q2 क्या होता है? T1/T2 के बराबर। तो यहाँ से Q1 बराबर क्या आ जाएगा? Q2 + W। Q2 + W/Q2 बराबर T1/T2। कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा। इसके बाद पक्षांतरण किया, सोल्व आउट किया, W का मान निकाल लिया, ठीक है। W का मान क्या है मेरे पास? Q2 × T1 - T2 अपॉन T2। ये किसका मान आया मेरे पास? W का मान आया। तो W बराबर यहाँ पे सबके मान रख देंगे। Q2 का रख देंगे, Q2 का मान किस में दिया हुआ इसने? कैलोरी में। तो इसको पहले किस में चेंज करेंगे? जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए 4.2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे ये एज इट इज़ लिख ही दिया बाकी सब। सोल्व करेंगे W को, तो W का मान क्या आया? 236.5 जूल, ठीक है। तो ये था अपना जूल में। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो समय कितना लग रहा था? प्रति सेकंड के लिए बात किया उसने, तो यहाँ प्रति सेकंड यानी कि ये कितना सेकंड है? 1 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 236.5 वाट। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 236.5 वाट सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया है किसी प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक क्या है? 5 है। यदि फ्रीजर प्रशीतक का भीतरी ताप कितना है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहां पर यह ताप बाहर फेंकता है का तापमान होगा, ठीक है। CBSE AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रशीतक का निष्पादन गुणांक अल्फा बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। तो फ्रीजर का भीतरी ताप कितना हो जाएगा? T2 बराबर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी दिया हुआ है। तो इसको मैं केल्विन में चेंज कर लेता हूँ, तो कितना आएगा? 253 केल्विन। प्रशीतक के बाहर चारों ओर का ताप T1 मुझे यहाँ पे पता नहीं है। हम जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है? T2 अपॉन T1 - T2। तो यहाँ से अल्फा का मान रख दिया मैंने, और किसका मान निकाल लिया? T1 का। तो T1 का मान कितना है मेरा? इसमें से ये पहले केल्विन में आया था, इसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया, तो 30.6 आया, तो लगभग मैं इसको बोल सकता हूँ 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा 2 किलो कैलोरी तथा किया गया कार्य 500 जूल है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? CBSE AIPMT परीक्षा 2009 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या है? डेल्टा क्यू बराबर 2 किलो कैलोरी के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर 2 × 4.2 × 1000। अब 1000 का गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किलो, और कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है आपका? चूंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो इसलिए 2 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा? 4.2 × 2, और किलो कैलोरी का था मामला, इसलिए 1000 से और गुणा कर दिया। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा? 500 जूल, ठीक है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा? डेल्टा U बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 7900 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा? सही आंसर होगा 7900 जूल, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से कौन से ऊष्मागतिक प्रक्रमों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ये नहीं है शब्द का ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं है आपको बहुत धोखा देगा। अब ये है शब्द डाल देगा, अगर आप इसे है पढ़ लोगे तो ए वाला करेक्ट कर जाओगे। ठीक है, तो नहीं है पे ध्यान देना है। सीबीएसई आईपीएमटी परीक्षा 2009 का ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस इस प्रकार हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय परिवेश से अवरोधित है। समायतनी प्रक्रम में दाब नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब पीवी बराबर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसने पूछा है सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है। अब ये कह रहा है कि समायतनी प्रक्रम में गैस का आयतन नियत रहता है, ताप नहीं। ठीक है, तो इसने यहाँ लिखा है समायतनी प्रक्रम में दाब नियत रहता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे दाब की बात करी है, जबकि समायतनी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? आयतन नियत होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? बी वाला। वास्तव में इसने असत्य कथन पूछा था, उसको अपन ने बी वाला पहचान के लगा दिया। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है कि एक इंजन 1/6 की क्या रखता है? दक्षता रखता है। जब इसके गर्त के तापमान को 62 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, तो इसकी दक्षता क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है? 1/6। ठीक है, तो कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है हमारा नीटा बराबर 1 - T2/T1। तो यहाँ से T2/T1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 - नीटा। ठीक है, नीटा ईटा जो भी बोलो आप इसे, तो 1 - 1/6 कितना आ जाएगा? 5/6। तो T1 बराबर क्या है? 6/5 इंटू T2। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्वितीय स्थिति में क्या दे रखा है कि T2 - 62/T1 बराबर 1 - नीटा। इसी को सोल्व करेंगे तो कितना आया? 2/3। तो T2 - 62 कितना हो गया? 2/3 इंटू T1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर समीकरण 2 में क्या करेंगे? T1 का मान रखने पर T1 का मान रख देंगे। कहाँ से? यहाँ से। तो T1 - 62 बराबर 2/3 इंटू 6/5 T2। ठीक है, इसी को सोल्व आउट किया तो T2 का मान कितना है मेरा? 310 केल्विन। अब इस 310 केल्विन को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अतः T1 बराबर क्या हो जाएगा? 6/5 T2। T2 का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो कितना आया? 372 केल्विन। फिर इसी को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 99 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने दिया है कि यदि एक बंद आवर्त या चक्रीय प्रक्रिया में Q, E और W क्रमानुसार दी गई ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य दर्शाते हों, यानी कि Q तो किसको दर्शा रहा है? आपका दी गई ऊष्मा को, ये दर्शा रहा है दी गई ऊष्मा को। ठीक है, इसके बाद ई किसको दर्शा रहा है? आपका ई दर्शा रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके बाद W क्या है? और किए गए कार्य को दर्शा रहा है, किए गए कार्य को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा ये इसने यहाँ पे पूछा है। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का ये क्वेश्चन है। तो चक्रीय प्रक्रम के लिए हम जानते हैं डायरेक्ट कि क्या होता है? डेल्टा यू बराबर 0 या ई बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिला है हमें? आंतरिक ऊर्जा के रूप में इसने लिखा नहीं है, उसने लिखा है ई के रूप में, यानी कि कुल ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ई क्या थी? मेरी आंतरिक ऊर्जा के रूप में बोला इसने। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर? 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर? ई बराबर 0। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या पूछा है? एक कार्नो इंजन के गर्त, इसको सिंक भी बोलते हैं अपन, ठीक है, का ताप कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है और इसकी दक्षता कितनी है? 40% है। तो स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए कि इंजन की दक्षता इसकी पहली दक्षता से 50% अधिक हो जाए? सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ स्रोत का ताप और सिंक का ताप क्रमशः T1 तथा T2 दिया हुआ है। तो नीटा बराबर दक्षता कितनी है? 40%, इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.4, तथा T2 बराबर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। तो कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - T2/T1। तो 0.4 इज इक्वल टू 1 - 300/T1।
सोल्व आउट करेंगे, T1 का मान कितना है 500 केल्विन। फिर मान लेंगे माना स्रोत का ताप x केल्विन तक बढ़ाया जाता है, तब क्या आ जाएगा नीटा डैश बराबर 40% प्लस नीटा का 50%। तो नीटा डैश कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 40/100 प्लस 50/100 इंटू नीटा। तो सबके मान रखेंगे तो नीटा डैश का मान कितना है 0.6 आया। फिर नीटा डैश का मैं वापस से फॉर्मूला लगा दूंगा तो 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मिलेगा मुझे, तो x का मान कितना मिला 250 केल्विन, जो कि क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो कार्नो इंजन की दक्षता इसकी पहली वाली दक्षता से 50% अधिक करने के लिए मुझे ताप को 250 केल्विन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया है कि एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कार्नो चक्र में 227 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या है कार्यरत है। यह उच्च ताप पर 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, तो कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान होगा। CBSE AIPMT परीक्षा 2005 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ है कि Q1 बराबर कितना है 6 × 10⁴ कैलोरी, T1 का मान कितना है 227 प्लस 273 500 केल्विन, और T2 कितना हो जाएगा 127 प्लस 273 400 केल्विन। फिर हम जानते हैं कि Q2/Q1 किसके बराबर होता है T2/T1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबके मान रख के Q2 का मान निकाला, जो कि आया मेरे पास 4.8 × 10⁴ कैलोरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान इसने पूछा था, तो कार्य में परिवर्तित ऊष्मा हो जाएगी आपकी Q1 माइनस Q2, मान रखे दोनों के, तो कितना है 1.2 × 10⁴ कैलोरी। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर 1.2 × 10⁴ कैलोरी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रारंभिक ताप T केल्विन पर आदर्श गैस का 1 मोल रुद्धोष्मीय रूप से 6R जूल क्या करता है कार्य करता है, यदि नियत दाब तथा आयतन पर, यानी कि नियत दाब और नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, तो गैस का अंतिम ताप क्या होगा। CBSE AIPMT परीक्षा 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वारा क्या जाएगा W बराबर माइनस डेल्टा U, और इसी को लिख सकता हूँ मैं माइनस NCV डेल्टा T के बराबर। तो माइनस N एज इट इज, CV का मान रखा R/γ-1, और डेल्टा T हो गया मेरा T फाइनल माइनस T इनिशियल, सब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे W बराबर दिया हुआ है 6R जूल, N बराबर 1 मोल, R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, गामा का मान कितना है 5/3, और T इनिशियल कितना दे रखा है T केल्विन दे रखा है। तो यह मान समीकरण 1 में रख देंगे सारे, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे T फाइनल का मान निकाला मैंने, तो T फाइनल का मान क्या है T-4 इंटू के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर T-4 इंटू के। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। एक आदर्श गैस ऊष्मीय इंजन 227 डिग्री सेंटीग्रेड व 127 डिग्री सेंटीग्रेड कार्नो चक्र में क्या करता है कार्य करता है। यह उच्च ताप पर 6 किलो कैलोरी ऊष्मा का क्या करता है अवशोषण करता है। ऊष्मा की कितनी मात्रा किलो कैलोरी में कार्य में परिवर्तित होती है। CBSE AIPMT परीक्षा 2003 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ऊष्मा इंजन की दक्षता नीटा बराबर होती है 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो यहाँ पे या इसी को मैं लिख सकता हूँ W/Q बराबर 1 माइनस T2/T1। ठीक है, जहाँ पे Q होता है ऊष्मा के स्रोत द्वारा अवशोषित ऊष्मा, जो कि है मेरी 6 किलो कैलोरी, और T1 है स्रोत का ताप, जो कि 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा 500 केल्विन, और T2 क्या हो जाएगा सिंक का ताप 400 केल्विन। तो यहाँ पे मान रख देंगे सारे, तो यहाँ से W का मान कितना आया 1.2 किलो कैलोरी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा 1.2 किलो कैलोरी सही आंसर होगा। इस चैप्टर में आपका जो टॉपिक है कार्नो इंजन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कार्नो इंजन से इसने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, कार्नो इंजन, ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना, इससे रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चंस जो है आपको कर लेने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। ठीक है, यदि सिंक का ताप 500 केल्विन है, यदि स्रोत का ताप समान है, तो दक्षता 60% करने के लिए सिंक का ताप होगा। CBSE AIPMT परीक्षा 2002 का ये क्वेश्चन है।
सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या दे रखा है इसने कि दिया है कि सिंक का ताप कितना है 500 केल्विन है। तब कार्नो इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, नीटा बराबर 50% या कहें 50/100। हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर क्या होती है 1 माइनस T2/T1। सबका मान रखा, T1 का मान है ही नहीं अपने पास, तो T1 का मान कितना आ गया 1000 केल्विन। जब स्रोत का ताप समान है तो दक्षता क्या हो जाएगी मेरी, नीटा 60% हो जाएगी। तो 60% को लिखा मैंने 60/100 और वापस से लिखा है इस फॉर्मूले में, तो क्या निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। तो सिंक का ताप कितना है मेरा, T2 बराबर 400 केल्विन। तो सही आंसर क्या होगा मेरा, T2 बराबर 400 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिया हुआ है यहाँ पर एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह 26% दक्षता बताता है, तो मतलब इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 2001 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि दिया है स्रोत का तापमान T1 कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी को मैं लिखूंगा 127 प्लस 273 केल्विन में चेंज करने के लिए, तो कितना है 400 केल्विन। फिर आ जाएगा सिंक का तापमान T2, तो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ा कितना आ गया 300 केल्विन। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत बार काम आया हुआ है और आता रहेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं। तो नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1, तो यहाँ से नीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 300/400, तो नीटा का मान कितना आया 25%। तो ये कहता है कि तापमान इतने से इतना हुआ और ये दक्षता क्या दिखा रहा है 26% दिखा रहा है। तो और अपन ने निकाली कितनी 25%, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संभावता अधिक है या बहुत कम संभव है, यह असंभव है, डाटा पूर्ण नहीं है। तो आपकी जो दक्षता अपन ऑन पेपर सैद्धांतिक रूप से निकालते हैं ना, ये अधिकतम होती है, ठीक है। अधिकतम यानी कि दक्षता जो अपन प्रैक्टिकल से निकालेंगे वो हमेशा थ्योरेटिकल से कम आएगी या उसके बराबर आ सकती है, बहुत रेयर केस में उसके बराबर आ सकती है, यानी कि अधिकतर केस में तो कम ही आएगी। तो ये कह रहा है बहुत कम ही संभव है, ठीक है। यह असंभव है, असंभव क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली निकाली 25%, तो या तो ये प्रैक्टिकली 25 या 25 से कम आती है ना, लेकिन इसने कितनी बता रखी 26, तो ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला क्या होगा आपका सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक गैस को आयतन V1 से V2 तक क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाए, तो किस प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होगा। सीबीएसई आईपीएमटी 1997 1997 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चार ऑप्शन है, रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबी और सभी में समान। आदर्श गैस के समतापी, समदाबी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम का पीवी आरेख निम्न प्रकार है, यानी कि आरेख जो है ग्राफ दाब P और किसमें आयतन V में। तीन ग्राफ हैं, पहला है आपका समदाबी प्रक्रम का, दूसरा है समतापीय का, तीसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम का। अब चूंकि आप जानते हो कि एरिया अपने कार्य क्या होता है, W बराबर इंटीग्रेशन PdV, और ये इंटीग्रेशन PdV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर दी PV कर्व, यानी कि P और V के मध्य के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन बनाएगा, नंबर 1 वाला, ये, ठीक है, छायांकित जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे नंबर 1 किसको दिखा रहा है, समदाबीय को, तो कौन किस में किया गया कार्य अधिकतम होगा, समदाबीय में, यानी कि जिस वक्र से संबद्ध क्षेत्रफल का मान अधिकतम होता है उसके द्वारा कार्य अधिकतम होगा। तो समदाबीय में आपका किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, और सबसे कम किस में होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक आदर्श कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है, 40% है, जबकि वह 500 केल्विन से ऊष्मा क्या करता है, प्राप्त करता है। यदि दक्षता 50% करनी हो तो कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 1995 का एक क्वेश्चन है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र वापस से आया काम, ठीक है। तो नीटा 1 बराबर 40%, कितना आया 0.4, प्रारंभिक ताप 500 केल्विन, नई दक्षता नीटा 2 50% यानी कि 0.5। तो कार्नो इंजन की दक्षता समीकरण नंबर 1, T1 है स्रोत का ताप, T2 है आपका सिंक का ताप। वापस T2/T1 1 माइनस नीटा प्रथम स्थिति के लिए मान रखेंगे, यह आएगा T2 का मान 300 केल्विन मिला, द्वितीय स्थिति के लिए T1 का मान 600 केल्विन मिला, ठीक है। तो कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा आपका
जिस पर ये T1 आया 600 केल्विन। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे क्या हो जाता है आपका, समाप्त हो जाता है, टॉपिक एंड। जो ऊष्मागतिकी था आपका टॉपिक यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। CBSE APMT 1995 का एक क्वेश्चन था इसी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक जो कि होगा हमारा टॉपिक नंबर 9 के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।